हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना जो रिमेनिंग चैप्टर रह गया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम बेसिक इंट्रो और एग्रो इंडस्ट्रीज और हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, एक रिवीजन के साथ ओवर करेंगे। क्लियर है? तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके थे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। बेसिकली हम सभी ने इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के बारे में सभी ने सुना है। आईटी इंडस्ट्री के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है उसके बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन जिन चीज़ों से मिलती है, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जितना हम जान पाते हैं उसे आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के काम आता है। टेलीफोन्स, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर्स और ऐसे बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आती है ये सारी चीजें। क्लियर है? एक एक जगह का नाम याद रखेंगे इसमें कि बेंगलुरु, ये इसका क्या है, हब है, इमर्जिंग हब है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बनने वाला है इंडिया का। क्योंकि सारी मेन मेन इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और अदर इम्पोर्टेंट सिटीज कौन कौन से हैं, अदर इम्पोर्टेंट सेंटर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। ये इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, ये अदर इम्पोर्टेंट सिटीज हैं। और मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? जैसे कि हमने देखा था, बेंगलुरु एक हब है, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे। तो इनके भी नाम याद रखेंगे मेजरली। हम बेंगलुरु का नाम याद रखेंगे, कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये बेसिकली होता क्या है उसके बारे में याद रखेंगे। अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब भी कोई इंडस्ट्री बूम करती है उसका मेजर इम्पैक्ट क्या होता है, एक अच्छी चीज क्या होती है कि वो काफी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हमें देती है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे ग्रोथ होता रहेगा उससे क्या हो रहा है कि आईटी इंडस्ट्री और बूम कर रही है और सक्सेस मिल रही है इंडियन इकोनॉमी को। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये ना अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कि हम जितना जितना ग्रो करते तो चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या है, काफी सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट लगातार डिग्रेड या पॉल्यूट होते चले जा रहा है। ठीक है? इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हमें पता ही है कि जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। ये कुछ बेसिक पॉल्यूशंस हैं जो हम हमेशा से बता रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। जैसे एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है कि भाई कोई भी इंडस्ट्री अगर उससे स्मोक निकल के आ रहा है, धुआं निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी एयर्स, ऐसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उस स्मोक में, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पूरे एयर को पॉल्यूट करता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। फिर उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, सिमिलरली वाटर पॉल्यूशन के लिए कि इंडस्ट्रीज में वाटर यूज हो रहा है और विदाउट ट्रीटमेंट हम क्या करें उसे रिवर्स या पॉन्ड या फिर ओशियन में रिलीज कर दें, तो उससे क्या होता है, उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो लगातार उस वाटर को पॉल्यूट करते रहते हैं। ऐसे ही लैंड और नॉइस के लिए होता है कि लैंड पे कोई भी चीज फेंक दी, कहीं भी हमने ओवर केमिकल आपने ऐसे ही जमीन पर डाल दिया, तो वो क्या होता है, जमीन जो उसकी मिट्टी होती है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, या फिर वो सोख लेती है तो ग्राउंड वाटर जो होता है उसे डिप्लीट कर देती है। नॉइस पॉल्यूशन, जहाँ भी कहीं पर भी इंडस्ट्रीज होती है काफी ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ रहता है, क्योंकि किसका शोर होता है, मशीन्स का, या फिर जो लगातार ट्रैफिक बढ़ता है उसका, व्हीकल्स का, ऐसी काफी सारी चीजें उससे लिंक होती हैं। The pollution industries also include thermal power plant। अब इसमें ये भी इंक्लूड करता है थर्मल पावर प्लांट से जो पॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है,
अच्छा, इसमें ये डिटेल्स में टॉपिक्स दिए हो तो उनमें और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक एक से अपन टॉपिक उठा लेते हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कौन सी गैसेज होती हैं, अनडिजायरेबल गैसेज जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबोर्न पार्टिकुलेट होते हैं जैसे सॉलिड लिक्विड, जैसे डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक, इनसे सारी चीजें होती हैं। अब स्मोक कहाँ कहाँ किस किस इंडस्ट्री में प्रमोट होता है, जैसे कोई केमिकल, पेपर फैक्ट्री इंडस्ट्री है, ब्रिक नील्स हैं, रिफाइनरीज हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, फॉसिल फ्यूल है, बिग और स्मॉल फैक्ट्रीज हैं फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड। तो वो क्या है, पॉल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करते हुए सारे स्मोक को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, कभी आपसे एग्जाम्पल पूछ ही लिया जाए एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा हमारे इंडिया लेवल पे, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में 1989 में जो हुई थी, सभी ने सुना होगा इसके बारे में कि भोपाल में कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी जब अचानक से एक फैक्ट्री से एक गैस रिलीज होने लग जाती है जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, जिसके प्रमाण हम आज भी देख पाते हैं। तो इतना हार्मफुल इंसिडेंट हुआ था, इसका नाम क्या रखा गया था फिर, भोपाल गैस ट्रेजेडी। एयर पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन क्या क्या अफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग्स, एटमॉस्फेयर एज अ होल, मतलब लगभग सारी चीजें इफेक्ट कर रहा है जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एयर से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, वाटर पॉल्यूशन। कैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। द मेन कल्परेट ऑन दिस रिगार्ड इज पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लास्टिक इंडस्ट्री, let out dyes, detergent, acid, salt, heavy metals like lead, mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemical with carbon, plastic, rubber, etc. into वाटर बॉडीज। ये सारी चीज़ें क्या है जो भी हमने यहाँ पर पढ़ी, ये सारी चीज़ें क्या है, इन इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले केमिकल्स क्या है, डायरेक्टली अगर वाटर बॉडीज जैसे हमारा रिवर हुआ, पॉन्ड्स हुए, ओशन हुआ, अगर इनमें डाला जाता है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च हम ये मानते हैं कि मान लीजिए अगर 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर है, 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर है जो एक इंडस्ट्री से निकला है, तो उसे रिफाइन करने के लिए, उसे साफ करने के लिए 8 लीटर्स यूज होता है। मतलब 1 लीटर को साफ करने के लिए 8 लीटर वाटर यूज होता है उसे रिफाइन करने के लिए। तो ओवरऑल 9 लीटर कंज्यूम होता है। 1 लीटर गंदा वाला, 8 लीटर जो उसे साफ करने के लिए लगेगा। तो इतना पानी लगता है, जिससे कि लगातार हमारे जो भी वाटर सोर्स हैं वो लगातार कंटेमिनेट होते जा रहे हैं। जैसे फ्लाई ऐश की वजह से, फॉस्फोजिप्सम की वजह से, आयरन स्टील स्लैंग की वजह से, द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। अब आपका काम ये है कि मुझे बताएंगे आप फ्लाई ऐश कहाँ पर यूज होता है, फॉस्फोजिप्सम कहाँ यूज होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो स्लैग होता है वो कैसे बनता है, क्या कारण है, इसको हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। याद कीजिएगा, जब मैंने आपको सॉइल वाला चैप्टर पढ़ाया था, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ाई थी, ये सारी चीजें तब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, ऑफ वाटर अगर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज। तो थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है, हॉट वाटर जो फैक्ट्रीज से गर्म पानी मिलता है उसे ठंडा किए बिना ही वाटर सोर्स में डाल दिया जाए। ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो हैम्पर होती है। और सेकंड रीजन क्या है, वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन क्लोजली रिलेटेड। अब जो भी न्यूक्लियर वेस्ट से चीज़ें होती हैं, ये कैंसर, जो न्यूक्लियर वेव से होता है कैंसर, हार्मफुल वेव्स होती हैं, उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स होने लग जाते हैं, मिसकैरेजेस होने लग जाते हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल हम देखते हैं जापान का। जापान का क्या, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके इफेक्ट्स हमें आज तक देखने को मिलते हैं। बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेजेस और हैंडीकैप्स बच्चे देखने को मिल जाते हैं। और इंडिया लेवल पे देखा जाए तो नॉट न्यूक्लियर बट जो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हुआ था,
भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जिसके आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं ऑन ग्राउंड। अगर आप देखने जाएं, ढूंढने जाएं, तो बड़ी इजीली आपको इनके कल्प्रेट्स मिल जाएंगे। Dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industry effluents, packaging, salt, garbage, renders soil useless, rainwater percolates to the soil, carrying the pollutes to the ground, and the groundwater also get contaminated. अब इन सब की वजह से ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट होता है, क्योंकि जो गंदा पानी इन सब से निकल के आ रहा है वो एट द एंड कहाँ जा रहा है, लैंड पे। लैंड की वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल जो एब्जॉर्ब कर रही है वो भी पॉल्यूट हो रही है, और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो रहा है या खराब हो रहा है। उसके बाद आते हैं नॉइस पॉल्यूशन पर। नॉइस पॉल्यूशन सिंपली क्या होता है, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो उसे हम नॉइस पॉल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, नॉइस पॉल्यूशन से क्या होता है, इरिटेशन और एंगर, मतलब आपको इरिटेशन और गुस्सा ही नहीं आता, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेरिमेंट्स, इससे सुनने में भी दिक्कत आ सकती है, हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो भी आपका जो आप साउंड नहीं सुनना चाहते, अनवांटेड साउंड, कहीं पर ठक ठक की आवाज आ रही है या फिर कोई मशीन की इरिटेटिंग आवाज आ रही है, तो ये आपको इरिटेट भी कर सकते हैं और स्ट्रेस भी दे सकते हैं। आई होप सभी ने ये कभी ना कभी फील तो किया ही होगा। बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेशन सॉज एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। ये सारी चीजें जहाँ पर होती हैं वहां पर हमें बड़ी आसानी से नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब इसका देखो, हमने पहले इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फिर उससे रिलेटेड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में, कि भाई कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज बाय द इंडस्ट्री इज पॉल्यूटेंट 8 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मान लीजिए क्या होता है, जितना भी लीटर इंडस्ट्री वेस्ट हम निकाल रहे हैं, वाटर वेस्ट निकाल रहे हैं, उसका 8 टाइम उसे साफ करने के लिए लग जाता है। ठीक है, वो उससे 8 गुना ज्यादा को साफ करने के लिए लग जाता है, मतलब वो 8 गुना ज्यादा को पॉल्यूट कर देता है, पानी को पॉल्यूट कर देता है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, सम सजेशंस। तो सजेशंस क्या क्या है, मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग रिसाइकलिंग इट इन 2 और more सक्सेसिव स्टेजेस। अब जितना भी आप वाटर को यूज कर रहे हो तो उसे मिनिमाइज करो, रीयूज करो, दोबारा यूज करो, रिसाइकल करो, और जब भी आप उसे वेस्ट के तौर पे निकालने वाले हो तो उसे साफ करके आप बाहर निकालें। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, अब पानी को बचाने के लिए और क्या तरीका है, रेन वाटर को हम सेव करना शुरू करें, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ताकि हमारी पानी की जो ज़रूरत है वो बनी रहे, ग्राउंड वाटर लेवल अप किया जा सके। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर पॉन्ड, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस। अब जो भी आपका गर्म पानी है जो इंडस्ट्री से निकाल रहा है उसे ट्रीट करें, पहले ठंडा करें, उसके बाद उसे डालें, और ये ट्रीटमेंट के 3 फेज हो सकते हैं। जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, मैकेनिकल मीन्स के थ्रू, this involves screening, grinding, flocculation and sedimentation। मतलब बेसिकली जितना भी मोटा मोटा कचरा है उसे साइड निकाल लेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट व बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल जितने भी जर्म्स, कीटाणु या वो चीजें होंगी उनको निकाल लेंगे। टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अब जो लास्ट प्रोसेस है उसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल हैं, मोटा कचरा है, फिजिकल वेस्ट है, उन सबको कोशिश करेंगे कि लगभग रिफाइन करके हम आगे छोड़ें। ठीक है, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्स आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। तो जहां जहां पर इसकी जरूरत है, खतरा है, इनको बचा के रखने की जरूरत है, तो वहां पर लीगली रेगुलेट किया जाना चाहिए। पर्टिकुलेट मैटर in the air can be reduced by fitting smokestacks to
factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, and initial separators. Smoke can be reduced by using oil and gas instead of coal in factories. Machinery and equipment can be used and generators should be fitted with silencer. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. The challenges of sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns. ओवरऑल क्या है, ये आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बारे में बता रहे हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जितना भी पानी आप ट्रीट कर रहे हैं उसे साफ करके आगे डालें, और जितनी भी मशीनरी आपकी पुरानी मशीनरी है उसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से आपके जो जनरेटर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। इंस्टेड ऑफ कोल आप गैस या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कम पॉल्यूशन होगा। मशीन का नॉइस कम करने के लिए आप नए इंस्टॉलेशंस कर सकते हैं, और ईयरफोन्स या फिर ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जहाँ भी नॉइजी एरिया में रहते हैं उससे अपने आप को बचा सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें। क्लियर है इतना? चलिए, ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, जैसे कि सबसे ऊपर से आते हैं श्रीनगर, माहौली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और मुंबई, पुणे। तो ये कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रखेंगे कि हमारे देश में कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजिकल पार्क्स अवेलेबल हैं। और स्पेशली अगर आप किसी इनमें से किसी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट का ज़रूर याद रखना है। उसके अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद भी याद रखेंगे। क्लियर है? फिर एनटीपीसी शोज द वे। अब एक तरीका एनटीपीसी ने भी बताया है कि किस किस तरीके से पॉल्यूशन को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। पावर प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया में। It is ISO certification for EMS Environmental Management System. ISO certification इनके पास है 14001. The corporate has proactive approach for preserving the natural environment, resource like water, oil and gases and fuels in place where it is setting up power plants. This has been possible do। अब ये तरीके बता रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे बन पाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जैसा कि हम पढ़ के आए थे, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। वेस्ट जनरेशन कम करेंगे और एश का जो यूटिलाइज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। Providing green belts for nourishing ecological balance, addressing questions of special purpose vehicles for afforestation। अब एक और चीज़, एफॉरेस्टेशन वाली चीज़ों को इंक्रीज करेंगे ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे। दो, एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इनके थ्रू, ये तीनों चीज़, चारों चीज़ों के थ्रू। ecological monitoring reviews online database management for all its power station। तो ये सारी चीजें, ये 5 जो पॉइंट थे इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे, फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर कंप्लीट बोल सकते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल कहाँ है? स्टील, पेपर, सीमेंट, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। याद कीजिए, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था जहाँ पर बॉक्साइट यूज होता है। तो कोशिश कीजिएगा, आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स, कंप्यूटर एटसेट्रा। ओके, अभी अभी पढ़ के आ रहा है। स्टील इंडस्ट्री बनाती है क्या? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक और या फिर आईटी। चलो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली, नॉट मोर देन 30 वर्ड्स में आंसर देना। ओके,
तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज, फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन में भी देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी पता चल जाएगा। व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्रीज बताना है और इनके एग्जाम्पल देने हैं। ओवरऑल आपसे क्रक्स पूछा जा रहा है जो भी हमने पढ़ा। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स मतलब अच्छी खासी आपको 10 से 15 लाइनें लिखनी है। तो हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट? अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूट करती हैं ये भी पता है, और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इसे रोक सकते हैं वो भी पता है हमें। डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज, ये भी अभी पढ़ के आ रहे हैं। क्लियर है? चलो एक क्विक रिवीजन, उसके बाद हम ओवर करेंगे। फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ मैं। ओके, सबसे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कुछ टॉपिक्स जाने जिनके थ्रू हम लास्ट तक गए हैं कि ये हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिर मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री है, जिसमें हम क्या मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं। और इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हमने तीन टाइप की पढ़ी थी, तीनों मैंने आपको समझाई थी, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे और कुछ हम देख कर आ रहे हैं। ये हिंट है मेरी तरफ से, एक आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है। अब इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था कि भाई ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैकबोन होता है, चाहे आपको पुल बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो या फिर आपको इकोनॉमी ग्रोथ करनी हो, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैकबोन होती है आपकी किसी भी चीज़ को करने के लिए। चाहे आपका प्राइमरी और टर्जरी दोनों सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक हद तक डिपेंड करते हैं। ठीक है, चाइना हमसे आ गया इसीलिए क्योंकि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है। अब क्लासिफिकेशन रॉ मटेरियल के बेसिस पे किया जा सकता है, मेन रोल के बेसिस पे किया जा सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे किया जा सकता है, ओनरशिप के बेसिस पे किया जा सकता है, और रॉ फिस्ड मटेरियल, फिस्ड गुड और फिनिश्ड गुड के बेसिस पे किया जा सकता है। आपकी डिमांड पे मैं ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके आया था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से सीख ली थी। ठीक है, चलिए फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ा था जिसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जाना था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इज कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फिर हमने पूरे प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि पहले फाइबर प्रोडक्शन होता है जो कि हम रॉ फाइबर होता है, स्पिनिंग, स्पिनिंग से क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं, मतलब एक धागा जैसा बनाते हैं। फिर वेविंग और नेटिंग के थ्रू हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक, यानी एक कपड़ा बन के तैयार हो गया। फिर डाइंग और फिनिशिंग के थ्रू हम इस पे कपड़ा को कलर या कढ़ाई बुनाई जो भी करनी होती है वो कर लेते हैं। फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अपने पैंट, शर्ट, कोट्स जो भी आपको बनाना है वो बनाकर इस कपड़े से तैयार कर दिए जाते हैं। प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा, पहले फाइबर प्रोडक्शन, फिर स्पिनिंग जिसके थ्रू हमने बनाया यान यानी धागा, फिर वेविंग नेटिंग के थ्रू फैब्रिक तैयार हुआ, डाइंग फिनिशिंग के थ्रू कलर हुआ, उस पर कढ़ाई बुनाई जो भी करनी है वो की, फिर उस पर सिल कर हमने गारमेंट मैन्युफैक्चर कर दिए जिससे हमारे पूरे कपड़े बन गए। फिर हमने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, इसे प्लीज कनेक्ट कीजिएगा सॉइल वाले चैप्टर से, आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे कनेक्ट करने में कि इम्पोर्टेंट सॉइल कौन सी है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कहाँ पर मेजर प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा थोड़ा पुराने चैप्टर को पढ़कर या पुराने लेक्चर्स देख कर कनेक्ट कर पाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। उसके अलावा हमने थोड़ा सा एक हिस्ट्री वाला सेक्शन भी देखा था इसमें, कि देखा था कि कॉटन पहले कैसे बूम हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे हमारा मार्केट डाउन हुआ, फिर वापस से हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, लेबर और सिंथेटिक फाइबर से डायरेक्ट कंपटीशन। फिर जूट टेक्सटाइल के बारे में जाना कि इंडिया रॉ जूट में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। क्यों? बांग्लादेश इसके बाद। ठीक है, अब बांग्लादेश क्यों? क्योंकि जो हमारा जूट प्रोडक्शन होता है थोड़ा सा, और मैंने आपको पूछ बोला भी था हुगली रिवर की लोकेशन देख के आने को, आई होप आपने देख ली होगी। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी इसका आंसर भी मैं दे चुका हूँ पहले। तो ये जो आपका जहाँ गंगा का बेसिन आपको देखने को मिल जाता है, गंगा का लास्ट वाला पोर्शन जहाँ गंगा ओशियन से मिल रही होती है, वो वाले रीजन में मोस्ट प्रोबेबली आपको जूट प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो वो वाला रीजन आपका वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला रीजन होता है जिसकी वजह से यहाँ मैक्सिमम जूट मिलता है।
ठीक है। और इसका मेन रीजन भी जान लिया था हमने, चीप लेबर, गुड कनेक्टिविटी, इजी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। प्लस आपका ओशियन रूट मिल जाता है ताकि आप दूसरी कंट्री से भी इजीली कनेक्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह भी हमने कहीं कहीं पढ़ी थी कि कहाँ पर कॉटन, वूल और सिल्क टेक्सटाइल देखने को मिल जाता है। फिर शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री देखो, इसमें शुगर इंडस्ट्री रॉ मटेरियल आपको याद रखना है शुगर केन। अब इसके इम्पोर्टेंट एरिया आपका यूपी, बिहार, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला रीजन। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, क्या वो क्या है कि आपका जो भी शिफ्ट हो रहा है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका यूपी वाले, बिहार वाले रीजन में मैक्सिमम हो गया। लेकिन लेकिन अब वो नीचे की तरफ गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि वहाँ का जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज कंटेंट, जो मिठास होती है गन्ने में, वो काफी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली हमारे यूपी या फिर बिहार या फिर इस रीजन में जो उगाया जाता है उसमें। एमपी वाले रीजन में भी काफी जगह गन्ना होता है इस रीजन के मुकाबले, राइट। इसीलिए वो साउथ की तरफ शिफ्ट करने को कर रहे हैं ताकि उन्हें रॉ मटेरियल और ज़्यादा अच्छा मिल सके। विच मीन्स अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, इसमें मैं ओरिजिनलिटी नहीं ले रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ 2 गन्ने से मिलाकर आपकी 100 ग्राम शक्कर बनती है, लेकिन वहाँ एक गन्ना ही आपको 100 ग्राम शक्कर दे देता है। ठीक है, तो ये वाला गन्ना ज़्यादा मीठा होगा कंपैरेटिवली। समझ में आ गया? ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, ओरिजिनली नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए है प्लीज़। तो समझने की कोशिश करेंगे। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कि मेटल्स और मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, मिनरल और मेटल को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। सबसे पहले हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जो कि आयरन और कुकिंग कॉयल, लाइमस्टोन किस रेशियो में, 4:1 के रेशियो में मिलकर बना होता है। इसका पूरा प्रोसेस हमने स्टील मिल साइकिल में और हमारे जो बुक में दिया है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील में हमने जाना था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखे थे। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में, वापस से आपको हिंट कर रहा हूँ, एक आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आएगा तो इस स्लाइड से देख के आपको मिल जाएगा। पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बिल्कुल चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में जाना था हमने, क्यों इम्पोर्टेंट हैं भाई, केमिकल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो रहे हैं स्पेशली हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जाना था, क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो हमारा देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें मैंने 3 आपको चीज़ें याद करने को बोला था, जो थी एक तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। और ये भी याद रख लेना, डीएपी, अमोनियम फॉस्फेट और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी जाना था। एक मैंने बीच में शायद कहीं ऐश का जिक्र किया था या फिर लाइमस्टोन का जिक्र किया था, तो वो इसी से मिलता जुलता है। पूरा नहीं बताऊंगा, स्टिल आपको थोड़ी सी तो मेहनत मैं करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारे रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्री जितनी भी डिपेंड कर रही हैं वो इसी से मिलकर बनी होती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था फिर हमने। ट्रक्स, कार, बसेस, ट्रैवल जितना भी कर रहे हैं, गुड सर्विसेज जितनी भी मिल रही हैं वो इसकी वजह से मिल रही हैं, और इम्पोर्टेंट जगह भी जानी थी। फिर हमारा आज के लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। फिर इससे रिलेटेड पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कुछ पॉइंट्स जाने, फिर उनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ा। फिर उसको कंट्रोल करने के तरीके जाने और कुछ पॉजिटिव कंट्रोल करने के जो कि एनटीपीसी ने दिखाए हैं करके, वो जाना। फिर हमने एक्सरसाइज पढ़ी और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। और चलिए, आई होप एक अच्छा रिवीजन करके आप आएंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो अपने अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट प्लीज।